धनुष तो अर्जेंट कॉल आने पर फटाफट कपड़े पहनकर निकल गया, मगर पीछे पलंग पर पड़ी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती अंकिता फिर से किसी रस में डूब चुकी थी। उसके नरम नरम हाथों की हथेलियां नीचे कहीं किसी मुकाम को सहलाने में लगी थी। जरा जरा सी गीली सी फिजा और अब गीली हो चुकी अंकिता की उंगलियां उसका और हाल बेहाल करती जा रही थी। अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने लबों से आह कर रही अंकिता अब पूरी तेजी से अपने काम में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मुकाम अब ज्यादा दूर नहीं रहा। अपनी उंगलियों से वो अपना आधा सफर तो तय कर ही चुकी थी। उसका एक हाथ तो उसके नीचे कहीं कुछ बड़ी तेजी से सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ उसकी फैली छाती पर बड़े जोरों शोरों से पीटा जा रहा था। इस हसीन मौसम में अंकिता पसीने का शिकार हो चुकी थी। करीब कुछ देर में डोरबेल बजी और अंकिता की मदहोशी सी टूटी। यूं नग्न अवस्था में खुद को देखकर अंकिता जरा सी डर सी गई कि पता नहीं बाहर कौन होगा। अंकिता ये सब सोच रही थी और बाहर खड़ा पूर्व, जो कि अंकिता का पड़ोसी है, जिसकी उम्र करीब 17 साल ही होगी। यहाँ धनुष के बाहर जाते ही मोहल्ले के नौजवान अक्सर अंकिता के दरवाजों पर दौड़े चले आते हैं। अंकिता ने ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से साड़ी की बजाय रात की मैक्सी ही डाल ली और एक दफा आईने में खुद को संवार कर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अंकिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने हाथों में एक खाली कटोरी लिए हुए एक बहुत ही सुंदर और नौजवान सा लड़का पूर्व खड़ा था, जिसे अंकिता एक नजर बस देखती ही रही। और एक दफा तो पूर्व ने भी अंकिता को सर से लेकर पांव तक निहारा था और बस वहीं अटका रहा। गोरा सा रंग, जरा जरा से लाल होठ और गोल सा आंखों पर नजर का चश्मा। जिम जाता था तो बॉडी से भी अच्छा लगता था। मानो अंकिता की निगाहें तो बस उसकी बॉडी को देखने में लग गई थी। पूर्व भी अंकिता को इस कदर ताड़ रहा था कि जैसे आज सोच के आया हो कि कुछ तो अंकिता से लेकर ही जाएगा। फिर कुछ देर में अंकिता की तंद्रा टूटी और वो होश में आई। उसने अपनी नजरों को यहाँ वहाँ करते हुए कहा, हाँ पूर्व बोलो। ये सुनकर पूर्व भी जरा होश में आया। अपने हाथों में ली हुई कटोरी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जी भाभी जी, वो जरा सा अचार चाहिए था, मिलेगा? फिर ये सुनकर अंकिता अपने बालों को बांधते हुए बोली, हाँ 1 मिनट। और फिर पूर्व की नजरें पूरी की पूरी अंकिता पर थी। अंकिता ने बाल बांधने के बाद पूर्व को अंदर आने को कहा। खुद सीधा किचन में चली गई। पूर्व अंदर आया और घर में यहाँ वहाँ सब कुछ देखने लगा। कभी अंकिता की तस्वीरों को बड़ी गौर से देखता तो कभी अंकिता के यहाँ वहाँ बिखरे कपड़ों को। इससे पहले वो कुछ और देखता। इतने में अंकिता आचार लेकर चली आई और आचार से भरी कटोरी बड़ी मुस्कुराहट के साथ पूर्व को पकड़ाते हुए बोली, ये लो पूर्व। पूर्व ने कटोरी पकड़ने के बहाने से अंकिता के नरम नरम हाथों को छूकर अपने अंदर लगी कहीं आग को और ज्यादा भड़का दिया। अंकिता को पूर्व के इरादे जरा सही नहीं लगे तो अंकिता ने फटाफट से सवाल करते हुए कहा, अच्छा तो कुछ और चाहिए आपको? पूर्व की फिर से एकदम से मदहोशी सी टूटी और बेमन से बोला, जैसे चाहता बहुत कुछ हो मगर कह नहीं सकता हो। जी नहीं भाभी जी, वैसे भैया कहाँ गए हैं, नजर नहीं आ रहे। चले गए ड्यूटी पर। आपके भैया हमें यहाँ छोड़कर, और हम बस हो रहे हैं बोर यहाँ। ये सुनकर पूर्व ने मौके पर चांस मारने की सोची और कहा, अरे आप अकेली क्यों हैं भाभी जी, हम हैं ना आपकी खिदमत में हाजिर। बताइए क्या करवाना चाहती हैं आप हमसे। ये सुनकर अंकिता चौंकते हुए बोली, हैं? क्या बोले आप? पूर्व अपनी गलती को छुपाते हुए कहने लगा, अरे भाभी जी, मेरा मतलब है कि आप बताइए कोई काम हो तो हमारे लायक, हम बिल्कुल फ्री हैं, कर देंगे। अंकिता ने हाथ जोड़ते हुए और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी नहीं, जाइए अब आप, अब हमें नहाने जाना है। और इतना कुछ सुनकर पूर्व अचार की कटोरी लेकर चलता बना। अंकिता भी बुदबुदाते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। और यहाँ दूसरी तरफ धनुष सिंह त्रिपाठी को एक केस के चलते किसी कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। धनुष के कॉलेज के बाहर पुलिस वाली जीप आकर रुकी। धनुष और उसके साथ 2-3 हवलदार जो कि वर्दी में थे सीधा अंदर की ओर निकल पड़े। कॉलेज के कंपाउंड में बहुत ज्यादा शोर शराबा था क्योंकि एक लाश वहाँ पड़ी हुई थी और ये लाश थी उसी कॉलेज के एक नौजवान छात्र की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये एक सुसाइड केस है। पर कहीं से भी देखने पर ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है।
धनुष को फूटकर रोने में लगे हुए थे। धनुष ने पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके पास चला गया। राहुल के पापा जो कि बहुत ज्यादा सदमे में थे, उनसे धनुष ने अपना पहला सवाल किया। सर, क्या आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसी बात जिस वजह से उसने खुद की जान दे दी हो? आपको पता है कुछ ऐसा? राहुल के पापा ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा बेटा बहुत ही शरीफ था और इतना गैर जिम्मेदार नहीं था कि अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे छोड़कर चला जाए। ये जरूर किसी का किया धरा था। जरूर किसी ने मारा है मेरे बेटे को। और वो फिर से फूल पड़ा। इतना सुनकर धनुष ने उन्हें शांत रहने की नसीहत दी। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने के लिए आगे बढ़े। प्रिंसिपल, जिनका नाम था अनिल कुमार, दिखने में मोटे से और उम्र करीबन 47-48 के आसपास की, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए और हैरानी से खड़े ये सब देख रहे थे जैसे सबसे बड़ा सदमा इन्हें ही लगा हो। धनुष उनके सामने आ खड़े हुए और उन्होंने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। धनुष ने अपना पहला सवाल प्रिंसिपल से कर डाला और कहा, सर आप बताइए कि कॉलेज में पिछले दिनों में कोई झगड़ा या ऐसा कुछ जिसका ताल्लुक राहुल की मौत से हो? क्योंकि अभी तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसे बिना किसी प्रूफ के मर्डर नहीं कह सकते। पर जहां तक मेरा अनुमान कहता है तो ये सरासर कत्ल ही है। खैर, आप खुलकर बता सकते हैं हमें जो भी आप बताना चाहें, जिससे हमारी कुछ मदद हो सके। प्रिंसिपल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस रोते रोते अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और खामोश ही रहे। धनुष को लगा कि आज के माहौल में किसी से भी कुछ भी पूछना जायज नहीं है, इसीलिए धनुष ने सभी को फ्री कर दिया। धनुष अपनी टीम के साथ थाने की तरफ निकल पड़ा। करीब 20 मिनट के आसपास के वक्त में वो थाने पहुंच गया। थाने जाते ही उसने अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखी और हवलदार को कड़क चाय के लिए बोल दिया। दिमाग में बस वही सब बातें, वही ख्याल कि कैसे क्या कुछ हुआ और कैसे सुलझे, बस यही सब चल रहा था। इतने चाय आती, इतने में रजत शर्मा, जो कि इंस्पेक्टर ही थे मगर धनुष से छोटी पोस्ट पर थे, वो आकर थाने में खड़े हो गए। धनुष को जय हिंद बोलकर अपनी तशरीफ उन्होंने भी कुर्सी को बख्शी। धनुष अभी भी उन्हीं ख्यालों में कहीं गुम सा था। ये देखकर रजत ने अपना सवाल पूछ डाला और कहा, सर हाँ, तो क्या रहा उस नए केस का जिसकी आप आज इन्वेस्टिगेशन पर गए थे? धनुष ने सीधी और साफ बात करते हुए कहा, पता नहीं यार, अभी तो कुछ पता नहीं चला। कोई कड़ी ही केस की खुलकर सामने नहीं आई है। क्या बताऊं? हाँ, बस जहां तक मुझे लग रहा है कि ये केस मर्डर है, पक्का। ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। और धनुष का इतना पक्का दावा देखकर रजत हैरान हो गया था और कहने लगा, वो कैसे सर? आप कैसे इतना क्लैरिटी से कह रहे हो कि ये मर्डर है? धनुष ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, वो ऐसे कि उस लड़के राहुल की जो डेड बॉडी है ना, चलो छोड़ो, रिपोर्ट आने दो, तब समझाऊंगा। रजत ने फिर से सवाल करते हुए कहा, सर मैं समझा नहीं। चलो आने दो रिपोर्ट, फिर ही देखते हैं। यहाँ इनकी बातें चल रही थी और इतने में चाय भी आ पहुंची। दोनों चाय का मजा लेने लगे और यहाँ घर के बचे कुचे काम निपटा कर अब अंकिता नहाने को बाथरूम में चली गई और शावर का मजा लेने लगी। ठंडा ठंडा पानी जब उसके गर्म गर्म से जिस्म पर पड़ा तो फिर कहीं एक धुआं सा उठ गया। अंकिता फिर अपने हाथों को बस में ना रख सकी और अपने ख्यालों में धनुष को लेकर अपने काम में जुट गई। अंकिता की सांसें फिर से तेज हो चली थी, मुंह से फिर से आवाजें निकलने लगी थी। बाहर अंकिता की सासू माँ भी घर पहुंच गई थी। उसने बाहर से दरवाजा खोला और दरवाजा खुला छोड़कर खुद अंदर आ गई। अंकिता को ढूंढने लगी, कहने लगी, अरे बहू, कहाँ हो अंकिता बहू? और अंदर बाथरूम में मदहोश पड़ी अंकिता को जब अपनी सासू माँ की आवाजें सुनाई थी तो एकदम से होश में आकर अंदर से बोली, हाँ मम्मी जी। बाहर से सासू माँ ने कहा, अरे हो कहाँ, नजर क्यों नहीं आ रही हो? अंकिता ने जवाब देते हुए कहा, जी वो मैं बाथरूम में नहा रही हूँ ना, कहिए कुछ काम था क्या? ये सुनकर फिर सासू माँ अपने कमरे में जाते हुए बोली, अरे नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी कि घर में हो कि नहीं, क्योंकि बाहर का मौसम आजकल बहुत खराब सा है, तुम्हें पता ही नहीं। नहा लो तुम अच्छे से, मैं चली सोने अपने कमरे में। ये सुनकर अंकिता ने राहत की सांस ली और फिर अपने काम में जुट गई। इधर अंकिता के घर के बाहर बैठा पूर्व बस मौके की तलाश में था कि कब अंकिता के घर का दरवाजा खुले और वो अंदर पहुंचे।
सासू माँ ने तो ध्यान दिया ही नहीं कि दरवाजा खुला ही रह गया। इसीलिए छुपते छुपाते पूर्व